अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम स्टडी कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दो ही गैसेस हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को भी स्टडी किया था और कुछ पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टडी किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में से CO2 की जो ट्रांसपोर्ट है एज अ बाइकार्बोनेट आयन, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और ये थोड़ा लेंथी था, तो मैंने इसको जो है ना सेपरेटली डिस्कस करना बेहतर समझा। तो आज हम इसको जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे कि CO2 जो है वो एज अ बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो लास्ट टाइम हमने ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एज अ प्लाज्मा में जो डिज़ोल्व हो के ट्रांसपोर्ट होती थी, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ना सेम वे से जो है ना हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज एज अ बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बाइकार्बोनेट आयन किस तरह से ये जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है। आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन का उसका जो फार्मूला होता है वो HCO3 होता है -1 के साथ। ठीक है, H कार्बोनिक एसिड में से एक H रिमूव कर दिया जाए तो वो कार्बोनेट आयन बन जाता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास CO2 है, क्योंकि हमने CO2 को जो है ना वो रिमूव करना है बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, बॉडी से रिमूव करना है, यानी ब्लड के ज़रिए से जो ना वो लंग्स के ज़रिए बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगी। तो CO2 जो है ना ये हमारे टिश्यू सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। टिश्यू सेल्स जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसको वापस आना है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होकर जो है ना वो लंग्स में जाएगी। तो टिश्यू से ब्लड के अंदर जब आएगी तो इसका फिनोमेना यहाँ से शुरू हो जाता है। किस तरह से होता है देखें, जब टिश्यू से ब्लड की तरफ CO2 आती है डिफ्यूजन के ज़रिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूज़ होती है। आपको पता है डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूज़ होती है वॉल के अक्रॉस। तो CO2 जो है ना वो वाटर के साथ मिल जाती है, H2O के साथ मिल जाती है, क्योंकि इसको यहाँ पे बनना होता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए इसको वाटर के साथ मिलना होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बाद इसको H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है सेम वही एंजाइम होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये आपके पास जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये रिवर्सिबल होता है। तो सबसे पहले CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास H2CO3 ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो इसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करता है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये अपने आप को डिसोसिएट कर देता है, तोड़ देता है। इसके अंदर डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन क्यों होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो इसको स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ आइंस में, और HCO3 आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो है ना वो बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो H+ आयंस, आपको पता है H+ आयंस की एकमुलेशन की वजह से ना जो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, pH गिर जाता है। तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही होता है। H+ आयंस की जब एकमुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब CO2 के इसी तरह से कार्बोनिक एसिड बनाकर डिसोसिएट होंगे तो एसिडिटी जो है ना यहाँ पर इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और pH जो है वो इसका गिर जाएगा, लो हो जाएगा। तो एसिडिटी इंक्रीज़ होने से ब्लड को जो है ना वो ख़तरा होता है कि वहाँ पे कोई डेंजरस किस्म के केमिकल रिएक्शंस ना हो। तो वो क्या करता है, अपने आप को बफर स्टेट में लाता है। तो बफर स्टेट में लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स अब H+ आयंस को किसी न किसी के साथ तो कंबाइन होना होगा, क्योंकि वो बफर जो है ना उसमें स्टेट में लाना होगा। अब ये तो है CO2 का फिनोमेना कि वो जो है ना वो टिश्यू से ब्लड में आकर तो ये इस तरह से अपने आप को जो ना चेंज करती है। दूसरी तरफ हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो लंग से टिश्यूज़ में आ रही होती है ब्लड के ज़रिए, वो क्या किस तरीके से आ रही होती है, अब Hb+4O2 के ज़रिए
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो है ना वो टिश्यूज़ तक पहुंच रही होती है Hb4O2 एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन वहाँ से आ रही होती है तो ये ऑक्सीजन वहाँ से जो है ना Hb को छोड़कर टिश्यूज़ में चली जाती है। जब ये टिश्यूज़ में जाएगी छोड़कर तो क्या होगा, 4O2 यहाँ से अलग हो जाएंगे और Hb जो है वो अलग हो जाएगा। अब जो Hb है वो H को अपने साथ मिलाकर यहाँ पे HHB बना देता है, जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड का नाम देते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब हीमोग्लोबिनिक एसिड क्यों बनती है, क्योंकि H की वजह से जो है ना वो एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए ये फिनोमेना होता है। अब ये तो H तो ठिकाने लग गया, ठीक है, H तो ठिकाने लग गया। अब बच गया HCO3। HCO3 का क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखें थोड़ा सा मैं आपको एक तरफ टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल होता है, ये नहीं है कि कैपिलरी आप समझ लें, तो ये रेड ब्लड सेल भी होते हैं इसके अंदर और ये सारा प्लाज्मा होता है। तो टिश्यूज़ से जब CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर आती है तो H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो दोबारा उसकी डिसोसिएशन होती है, H+ आइंस तो जो है ना वो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देते हैं। HCO3 का क्या होता है, HCO3 का स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है, अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक RBCs और एक होता है प्लाज्मा। अब यहाँ पे गेम होती है इन दोनों की। होता क्या है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के अंदर NaCl होता है, NaCl की डिसोसिएशन होती है, Na+ और प्लस HCl-। Cl- और Na+ बन जाते हैं। Cl जो है वो प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। Cl जो है वो प्लाज्मा से RBCs के अंदर इंटर हो जाते हैं और Na अपनी जगह रह जाता है। और जो HCO3 होता है वो आपको पता है रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है वो RBC से प्लाज्मा के अंदर वापस आ जाते हैं, यानी रिवर्स एक्शन हो रहा होता है। अब होता क्या है कि ये जो आयंस होते हैं इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपना चार्ज जो है ना वो रिमूव करने के लिए। Cl जो है वो प्लाज्मा से RBCs में जाएंगे, वहाँ पे पोटाशियम के साथ मिल जाएंगे, KCl बना देंगे। और जो HCO3 हैं वो प्लाज्मा के अंदर आकर Na के साथ मिल जाएंगे, जो कि NaHCO3 बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपल सा, देखें सारे जो आयंस हैं वो ठिकाने लग गए। अब जो है ना ये जाकर लंग्स में, ये ब्लड के ज़रिए से ट्रेवल करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, लंग्स में जाकर ये सारा फिनोमेना रिवर्स हो जाएगा, ये सारा फिनोमेना रिवर्स होगा, वापस CO2 में आके ख़त्म हो जाएगा और CO2 वहाँ से लंग्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये था एज अ बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो CO2 रिमूव होती है। लेकिन इस फिनोमेने का कुछ नाम भी होता है स्टूडेंट्स जी, इस फिनोमेने का नाम है क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड आयन शिफ्ट, या इसका दूसरा नाम है हैम्बर्गर्स फिनोमेना। जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था उसका नाम था हैम्बर्गर, तो उसने अपने नाम से इसका नाम रख दिया। तो ये हैम्बर्गर्स फिनोमेना जो है ना ये इस तरह से काम कर रहा होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो रहा होता है टिश्यू से जब ब्लड में आ रही होती है CO2, लेकिन जब CO2 ब्लड से वापस टिश्यू में जाती है, यानी लंग्स टिश्यूज़ में जाके बॉडी से रिमूव होनी ही होती है, ये सारा फिनोमेना रिवर्स हो जाता है। तो ये होता है, ये तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फिजिकली इसमें क्या चेंजेस आ रही होती हैं स्टूडेंट्स, वो हमने जब पीछे भी पढ़ा था पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर का इसमें बड़ा रोल होता है कि जब टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज़ होता है तो ब्लड के अंदर कम होता है, तो वो पार्शियल प्रेशर की वजह से उसमें चला जाता है। तो फिर जब ब्लड में अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो लंग टिश्यूज़ में कम होता है, तो पार्शियल प्रेशर की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ना ये उसके अंदर हो रहा होता है, उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। आपको पता है डिफ्यूजन का हायर से लोअर जो है ना वो मूवमेंट होती है गैसेस की, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये था स्टूडेंट्स एज अ बाइकार्बोनेट आयन CO2 कैसे जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है। इसको हैम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं, इसको क्लोराइड आयन शिफ्ट भी कहते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इतना मुश्किल नहीं था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज ही
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।